12 वर्षों तक हिमलर ने तीसरे रेह के सबसे घातक दमनात्मक तंत्र का संचालन किया। मई 1945 में वह सिर्फ एक भगोड़ा था, छिपे हुए, बिना किसी सहयोगी, बिना किसी शक्ति के, और उसके मुंह में जहर की एक कैप्सूल छुपी हुई थी। उसने एसएस का निर्माण किया था, कंसंट्रेशन कैंप्स की निगरानी की थी, निर्वासन और सामूहिक नरसंहारों का समन्वय किया था। लेकिन जब शासन गिर गया तो उसे हिटलर द्वारा हटा दिया गया, डोनिट्स द्वारा अनदेखा किया गया और गठबंधन सेनाओं द्वारा तिरस्कार किया गया। वह अंततः खंडहरों में भटकता हुआ पाया गया, एक झूठे नाम, चुराए गए दस्तावेजों के साथ और सजा से बचने की उम्मीद के साथ। हिमलर ने अपने अंतिम दिन कैसे बिताए जब रेह ढह रहा था? उसने अंतिम समय में हिटलर को क्यों धोखा दिया? और कैसे एक ऐसे व्यक्ति का अंत हुआ जो शासन के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक था, जो अब छिपा हुआ था और अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था? हिमलर और उसके साम्राज्य का पतन, नाजी आतंक के वास्तुकार की गिरावट। 1945 की शुरुआत में तीसरे रेह के पतन का खतरा बढ़ चुका था। आर्डेन्स की नाकाम आक्रमण के बाद मित्र देशों की विजय अप्रत्याशित रूप से दिखाई दे रही थी, जबकि पूर्व से रेड आर्मी की लगातार बढ़त ने जर्मन प्रतिरोध की आखिरी ताकतों को समाप्त कर दिया था। यूरोप पर राज करने के सपने का अंत हो चुका था और युद्ध अपनी घातक परिणति की ओर बढ़ रहा था। आडोल्फ हिटलर, जो अपने बर्लिन के बंकर में बंद था, अभी भी यकीन करता था कि वह स्थिति को पलट सकता है। इस नकारात्मकता और अलगाव की स्थिति में वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका साम्राज्य खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस बीच हेंस रीच हिमलर, जो एसएस के प्रमुख और नाजी शासन के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक था, जर्मनी के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में था। हालांकि उसकी योजनाएं हिटलर की योजनाओं से बहुत अलग थीं। हेंस रीच हिमलर केवल एसएस के प्रमुख नहीं थे, वह उस नाजी सुरक्षा संगठन के नेता थे जिसने कंसंट्रेशन कैंप्स, गेस्टापो और राज्य के दमन तंत्र पर नियंत्रण रखा था, बल्कि वह एक ऐसी संरचना के निर्माता भी थे जो जर्मन राज्य से समानांतर थी। उनके नियंत्रण में एसएस एक 9 लाख पुरुषों की ताकत बन गई थी और उनकी प्रभावशाली ताकत ने जर्मनी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, सेना से लेकर वाफेन एसएस और रेह के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों तक। जर्मनी की स्थिति पिछले वर्षों से नाटकीय रूप से अलग थी। रेह युद्ध के हर स्तर पर थका हुआ था। सामरिक रूप से मित्र देशों के बमबारी से बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया था और अब युद्ध प्रयासों को बनाए रखने के लिए कोई आधार नहीं था। कारखाने बंद थे या न्यूनतम क्षमता पर काम कर रहे थे। ईंधन की कमी ने यह सुनिश्चित किया कि आर्मर्ड व्हीकल्स और मोटराइज्ड डिवीजन प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। इस संदर्भ में हिमलर तीसरे रेह की शक्ति के केंद्रीय भाग से और भी अधिक अलग थलग पड़ गए थे। हालांकि उसने शासन में काफी प्रभाव हासिल किया था, लेकिन उसकी सैन्य अनुभव की कमी और एक सेना पर ज्यादा नहीं, बल्कि एक नौकरशाही तंत्र पर अपनी पकड़ ने उसे नाजी उच्चतम मंडल के अन्य सदस्यों की आलोचना का शिकार बना दिया, जैसे वेहरमाच के जनरल्स, जिन्होंने उसे एक कमजोर नेता माना जो स्थिति का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर सकता था। 1944 में हिटलर पर हुए असफल हमले के बाद, जिसमें वेहरमाच के कई उच्च अधिकारी शामिल थे, हिमलर ने बाद की सफाई का इस्तेमाल अपनी सत्ता में और बढ़ोतरी करने के लिए अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए किया। हिटलर के सेना के जनरल्स के प्रति अविश्वास का फायदा उठाकर उसने नाजी प्रशासन में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, हिमलर खुद को एक ऐसा आदमी मानने लगा जो तीसरे रेह के पतन के बाद जीवित रह सकता था, नई वास्तविकताओं के साथ अनुकूलन करते हुए, जबकि पराजयें लगातार बढ़ रही थीं। सामने विफलता, हिमलर और हिटलर के बीच का घातक टूटना। 1944 के अंत में, जब वेहरमाच पूरी तरह से थक चुका था, हिटलर ने अपनी आखिरी उम्मीदें वाफेन एसएस की सेनाओं पर रखीं, जिन्हें हिमलर ने एक विशेष बल के रूप में स्थापित किया था। हालांकि युद्ध का परिणाम विनाशकारी था। आर्डेन्स में दिसंबर 1944 में शुरू की गई आक्रमण, जिसका उद्देश्य गठबंधन सेनाओं को विभाजित करना और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना था, असफल हो गई। जर्मन सैनिक, जो अपर्याप्त प्रशिक्षण, खराब उपकरण और कम आपूर्ति से जूझ रहे थे, गठबंधन सेनाओं की बढ़ती ताकत के खिलाफ मजबूती से खड़े नहीं हो सके। साथ ही सोवियत सेनाएं पूर्व से लगातार बढ़ रही थीं और हिमलर, जिसे कई मोर्चों की कमान सौंपी गई थी, को युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक, पोमेरेनिया की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई।
हिटलर का यह निर्णय हिमलर को यह जिम्मेदारी सौंपने का एक डेस्परेट कदम था। हिमलर, जो सैन्य अनुभव में बहुत कम था, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा में पूरी तरह से विफल रहा। तैयारी की कमी, सैनिकों के बीच कमजोर मनोबल और भौतिक संसाधनों की कमी ने एक शर्मनाक हार का कारण बनी। सोवियत सेनाओं ने जर्मन रक्षा रेखाओं को तोड़ा और वे बर्लिन के पास पहुंच गए। यह सैन्य विफलता हिमलर के लिए विशेष रूप से अपमानजनक थी, क्योंकि युद्ध के दौरान वह एसएस की सर्वोच्चता का जोरदार समर्थक था। उसने एसएस को अपनी शक्ति के रूप में स्थापित किया था और वेरमाख्त और रेह की पुलिस बलों पर नियंत्रण स्थापित किया था, लेकिन एक सैन्य कमांडर के रूप में वह एक अप्रभावी नेता साबित हुआ। पोमेरेनिया की रक्षा में विफलता के बाद हिमलर को 20 मार्च 1945 को उसके सैन्य पद से हटा दिया गया। उसकी बर्खास्तगी का अपमान दोगुना था। न केवल उसे पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेनाओं का नियंत्रण हटा दिया गया, बल्कि हिटलर के आंतरिक मंडल में उसकी स्थिति भी तेजी से बिगड़ने लगी। इसके बदले हिटलर ने वेरमाख्त के जनरल हांस गुडेरियन को बर्लिन की रक्षा का प्रभारी नियुक्त किया। उस क्षण से हिमलर ने न केवल युद्ध मोर्चे पर अपनी स्थिति खो दी, बल्कि हिटलर का समर्थन भी खो दिया। हालांकि एसएस अभी भी एक शक्तिशाली संगठन था, लेकिन सैन्य कमांडर के रूप में उसकी स्थिति खोने का मतलब था कि हिमलर अब सत्ता के शीर्ष पर नहीं था। व्यक्तिगत और राजनीतिक अपमान ने उसे अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। तब हिमलर रेह की निकटतम हार को समझते हुए अपनी राजनीतिक जीवित रहने के लिए अन्य रास्तों पर विचार करने लगा। हिटलर की अंधी निष्ठा को छोड़कर हिमलर ने एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। जबकि हिटलर किसी भी कीमत पर विजय की उम्मीद लगाए हुए था, हिमलर देख रहा था कि युद्ध हार चुका था। हिटलर की शारीरिक और मानसिक बीमारी, साथ ही उसकी सैन्य नेतृत्व में विफलता ने उसे और उसकी सरकार के उच्च कमांड के कई अन्य सदस्यों के बीच एक दरार पैदा कर दी थी। हिटलर के पतन के बजाय हिमलर ने पश्चिमी शक्तियों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश शुरू की। उसने स्वीडन में तटस्थ प्रतिनिधियों से संपर्क किया और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संवाद के रास्ते तलाशे। हिमलर ने समझा कि अगर वह पश्चिमी देशों से एक आंशिक समर्पण प्राप्त कर सकता है जो सोवियत संघ को बाहर कर दे, तो वह एक एंटी कम्युनिस्ट शासन के तहत जर्मनी के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें वह केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह रणनीति, हालांकि जोखिमपूर्ण, गहरे रूप से विश्वासघाती थी। हिमलर जानता था कि हिटलर कभी आंशिक समर्पण को स्वीकार नहीं करता और न ही रेह के दुश्मनों से कोई वार्ता करेगा। हालांकि बढ़ती निराशा में हिमलर तैयार था जोखिम लेने के लिए। 20 अप्रैल 1945 को एक प्रतीत होता हुआ वफादारी का इशारा करते हुए हिमलर ने बर्लिन में हिटलर के जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया। हालांकि उसी दोपहर सोवियत सेनाएं पहले ही शहर के दरवाजों तक पहुंच चुकी थीं। पार्टी के दौरान हिमलर ने हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ ली, लेकिन उसकी असली निष्ठा अब पश्चिमी सहयोगियों के प्रति थी। इन व्यर्थ योजनाओं के सप्ताहों के दौरान हिमलर का व्यवहार हर दिन अधिक अस्थिर होता गया। वह शायद ही कभी अपनी ट्रेन से बाहर निकलता, जो मिशन के लिए उचित रूप से सुसज्जित नहीं थी, क्योंकि उसमें केवल एक फोन लाइन थी और न ही फ्रंट से संपर्क करने के लिए उपयुक्त मानचित्र या रेडियो था। वह काम के प्रति भी बहुत कम रुचि दिखाता था, इसे एक व्यर्थ प्रयास मानते हुए। वह केवल 4 घंटे काम करता था और केवल तब जब उसे हर सुबह मालिश मिलती, उसके बाद लंच और एक लंबी झपकी होती। नेतृत्व की कमी पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना की प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से देखी गई। जबकि सोवियत सेनाएं निरंतर बढ़ रही थीं, हिमलर अपनी व्यक्तिगत बचने की रास्ता बनाने में लगा हुआ था, तटस्थ मध्यस्थों से संपर्क कर जो पश्चिमी सहयोगियों से बातचीत को आसान बना सकते थे। उसका तर्क सरल था। अगर वह खुद को एक एंटी कम्युनिस्ट नेता के रूप में स्थापित कर सकता था जो सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार था, तो शायद वह न केवल जर्मनी को बल्कि खुद को भी बचा सकता था। साजिश और धोखा। हिमलर के आखिरी कदम। हिमलर ने स्वतंत्र रूप से शांति समझौते पर बातचीत करने पर विचार किया। उनका उद्देश्य सिर्फ जर्मनी को सोवियत आक्रमण से बचाना नहीं था, बल्कि हिटलर के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को स्थापित करना था, जबकि तीसरा रय पहले ही विघटन के कगार पर था। अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए हिमलर ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक, फेलिक्स केर्स्टन, जो एक बाल्टिक मूल के फिजियोथेरेपिस्ट थे और जो उसके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, को उपयोग किया। केर्स्टन, जिन्होंने स्वीडन में शरण ली थी,
ने स्वीडन के रेड क्रॉस के प्रमुख काउंट फोल्के बर्नाडोट से बातचीत के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। दोनों पुरुषों के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ और सीधे मुलाकातों का आयोजन एसएस के इंटेलिजेंस विभाग के वॉल्टर शेलनबर्ग ने किया। इस बीच हिमलर ने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया कि यहूदी सीमा के पास स्थित किलेबंदी परियोजना से माउथहाउसेन भेजे जाएं। उनका इरादा इन बंदियों का उपयोग शांति वार्ता के लिए बंधक के रूप में करना था। इन मजबूर मार्चों में हजारों लोग मारे गए, जो यह दर्शाते हैं कि हिमलर के शासन में भी यह क्रूरता अंत तक बनी रही। 21 अप्रैल को हिमलर ने नॉर्बर्ट माजुर, विश्व यहूदी कांग्रेस के स्वीडिश प्रतिनिधि से मिलकर कंसंट्रेशन कैंपों से यहूदी बंदियों की मुक्ति पर चर्चा की। इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप लगभग 20,000 लोगों को व्हाइट बसेस ऑपरेशन के तहत रिहा किया गया। इस बैठक के दौरान हिमलर ने माजुर के सामने होलोकॉस्ट का औचित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया, गलत तरीके से यह दावा करते हुए कि कैंपों में बने शवदाह गृहों को उस महामारी में मारे गए बंदियों के शवों को जलाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि ऑशविट्स और बर्गन बेल्सन के कैंपों में जीवित रहने की दर बहुत अधिक थी, जबकि ये स्थान पहले ही मुक्त हो चुके थे और यह स्पष्ट था कि उनके आरोप झूठे थे। 23 अप्रैल को हिमलर सीधे बर्नाडोट से ल्यूबेक स्थित स्वीडिश कौंसिल में मिले। खुद को जर्मनी का अस्थायी नेता बताते हुए उन्होंने दावा किया कि हिटलर अगले कुछ दिनों में मरने वाला था। हिमलर ने बर्नाडोट से कहा कि वह जनरल ड्वाइट आइसेनहावर को सूचित करें कि जर्मनी पश्चिमी सहयोगियों को आत्मसमर्पण करना चाहता है, न कि सोवियत संघ को। बर्नाडोट ने हिमलर से अपनी पेशकश को लिखित रूप में देने का अनुरोध किया और हिमलर ने इसे स्वीकार कर लिया। इस बीच गेरिंग ने कुछ घंटे पहले एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें हिटलर से रेह का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे हिटलर ने एक तरह से उसके इस्तीफे की मांग या कूप का प्रयास समझा। 27 अप्रैल को हिमलर के एसएस प्रतिनिधि हर्मन फेगेलाइन बर्लिन में हिटलर के मुख्यालय में सिविल कपड़ों में पकड़े गए। वे आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर फ्यूरर बंकर ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 28 अप्रैल की रात को बीबीसी ने हिमलर के पश्चिमी सहयोगियों से बातचीत के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रसारित की। हिटलर, जिन्होंने हिमलर को जोसेफ गोएबल्स के बाद सबसे वफादार समझा था, इस धोखाधड़ी से क्रोधित हो गए और कहा कि हिमलर की गुप्त वार्ताएं अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थीं। हिटलर ने हिमलर की गिरफ्तारी का आदेश दिया और फेगेलाइन को उसके सभी पदों से हटा दिया। इस समय तक सोवियत सेनाएं पोत्सडाम चौक तक पहुंच चुकी थीं, जो रेह चांसलरी से केवल 300 मीटर की दूरी पर थी, और वे उस इमारत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। इस रिपोर्ट और हिमलर के विश्वासघात ने हिटलर को अपना वसीयतनामा लिखने पर मजबूर किया। इस दस्तावेज में, जो 29 अप्रैल को पूरा हुआ, अपने आत्महत्या से एक दिन पहले हिटलर ने हिमलर और गेरिंग को विश्वासघाती घोषित किया। उन्होंने हिमलर को पार्टी और राज्य में उसके सभी पदों से हटा दिया और उसे नाजी पार्टी से निष्कासित कर दिया। हिटलर ने ग्रैंड एडमिरल कार्ल डोनित्ज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हिमलर फ्लेंसबर्ग में डोनित्ज से मिले और उन्हें अपना दूसरा आदमी बनने की पेशकश की। उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें डोनित्ज के अस्थायी सरकार में एक पद मिलना चाहिए, क्योंकि वह मानते थे कि एसएस युद्ध के बाद आदेश बहाल करने में एक अच्छी स्थिति में होगा। डोनित्ज ने हिमलर के इन विचारों को बार बार खारिज किया और पश्चिमी सहयोगियों से शांति वार्ताएं शुरू की। सत्ता का आखिरी खेल, एक गिरे हुए नेता की निराश उम्मीद। 28 अप्रैल 1945 को, जब उसके साथियों के साथ गुप्त बातचीत का खुलासा हुआ, हिटलर ने हिमलर को सभी पदों से हटा दिया और उसे आधिकारिक रूप से एसएस से निकाल दिया। यह सजा उसके रेह में स्थापित की गई अपनी संस्थागत स्थिति के अंत का प्रतीक थी, जिसे उसने 10 वर्षों तक बनाने में मदद की थी। हिटलर, जिसने अब तक उसे अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक माना था, अब उसे अपने राजनीतिक वसीयत में विश्वासघाती घोषित कर रहा था। इस औपचारिक बर्खास्तगी के बावजूद हिमलर ने एसएस की संरचनाओं के भीतर अपनी संचालनात्मक नेटवर्क को बनाए रखा। एसएस की सुरक्षा तंत्र की दीवारों के भीतर कई वर्षों तक की गई मेहनत ने उसे संसाधन और व्यक्ति प्रदान किए थे, जिन्हें वह अपनी योजनाओं के लिए उपयोग कर सकता था। उसके संपर्क स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे तटस्थ देशों के साथ भी थे, जिनका उसने हाल की बातचीत के दौरान पोषण किया था। जब बर्लिन सोवियत सेनाओं से घिरा हुआ था और हिटलर अपने बंकर में अलग थलग था,
हिमलर ने फ्लेंसबर्ग में कार्ल डोनित्ज द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो जर्मनी के उत्तर पश्चिम में स्थित था। 1 मई को हिटलर की मौत की पुष्टि होने के बाद डोनित्ज ने हिटलर की वसीयत के अनुसार रेह के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। यह फ्लेंसबर्ग सरकार जर्मन सेना की उन इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त अंतिम अधिकार क्षेत्र था जो अभी तक आत्मसमर्पण नहीं कर चुके थे। 1 से 6 मई के बीच हिमलर ने इस नई सरकारी संरचना में खुद को समायोजित करने की कोशिश की। अपनी संचारों में उसने एसएस को एक संगठित बल के रूप में प्रस्तुत किया जो संक्रमणकालीन अवधि के दौरान आंतरिक शांति बनाए रखने में सक्षम था। उसने यह तर्क दिया कि उसकी सुरक्षा में विशेषज्ञता और इंटेलिजेंस संरचनाओं का ज्ञान पश्चिमी सहयोगियों से बातचीत के लिए फायदेमंद होगा, विशेष रूप से सोवियत विस्तार के बढ़ते डर के मद्देनजर। डोनित्ज, जो एक करियर नौसैनिक अधिकारी थे और पार्टी मशीन से कम जुड़े थे, ने स्थिति का व्यावहारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। उनकी अस्थायी सरकार अत्यधिक सीमित परिस्थितियों में काम कर रही थी। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं थी। यह जर्मन क्षेत्र का केवल एक हिस्सा नियंत्रित करती थी और इसका मुख्य उद्देश्य एक आदेशित आत्मसमर्पण वार्ता करना था ताकि जर्मन नागरिकों और सैनिकों की मौतों को कम किया जा सके, खासकर जब सोवियत आक्रमण की लहर से वे भाग रहे थे। फ्लेंसबर्ग में प्राप्त होने वाली खुफिया रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि गठबंधन शक्तियां नाजी शासन के प्रमुख व्यक्तित्वों वाली किसी भी सरकारी संरचना को तुरंत अस्वीकार कर देंगी, विशेष रूप से उन व्यक्तित्वों को जो होलोकॉस्ट के अपराधों में शामिल थे। हिमलर युद्ध अपराधियों की वांछित सूची में पहले स्थान पर था। मई के पहले दिनों में डोनित्ज ने हिमलर को एक अस्पष्ट स्थिति में बनाए रखा। न तो उसे अपनी मंत्रिपरिषद में औपचारिक रूप से समाहित किया, न ही उसकी पेशकशों को पूरी तरह से खारिज किया। यह रणनीति व्यावहारिक विचारों पर आधारित थी। जबकि वह पश्चिमी सहयोगियों से बातचीत कर रहा था, उसे उन सभी जर्मन सेनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना था जिन्होंने अभी तक हथियार नहीं डाले थे, जिसमें हिमलर के वफादार एसएस इकाइयां भी शामिल थीं। 6 मई को अस्थायी सरकार के मुख्यालय में एक आधिकारिक बैठक में डोनित्ज ने हिमलर को अपनी अंतिम निर्णय की सूचना दी। अब यह संभव नहीं था कि वह सरकार का हिस्सा बने या पश्चिमी सहयोगियों से बातचीत में शामिल हो। पूर्व रैक्सफ्यूहर एसएस की उपस्थिति किसी भी आत्मसमर्पण समझौते के लिए एक अभेद्य बाधा बन गई और अस्थायी सरकार की वैधता को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। इस निर्णय ने हिमलर की संस्थागत शक्ति बनाए रखने की उम्मीदों का अंत कर दिया। सरकारी संरचनाओं तक पहुंचना होने और यह जानते हुए कि पश्चिमी सहयोगी उसे प्रमुख युद्ध अपराधी के रूप में तलाश रहे थे, स्थिति ने उसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया। 6 से 7 मई की रात हिमलर और उसके कुछ सहयोगियों ने झूठे पहचान दस्तावेज तैयार किए और प्रमुख नियंत्रण बिंदुओं से बचने के लिए मार्ग तैयार किए। परिवर्तन उल्लेखनीय था। वह आदमी जिसने यूरोप में सबसे विस्तृत सुरक्षा तंत्र का संचालन किया था, जो पुलिस, कंसंट्रेशन कैंप और सैन्य एलाइट इकाइयों पर नियंत्रण रखता था, अब अंडरग्राउंड जीवन जीने की तैयारी कर रहा था। उसकी शक्ति की नेटवर्क, हालांकि कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से सक्रिय थी, तेजी से समाप्त हो रही थी क्योंकि कब्जा करने वाली सेनाएं आगे बढ़ रही थीं। 7 मई को फ्लेंसबर्ग छोड़ते हुए हिमलर अपने करियर के अंतिम चरण की शुरुआत कर रहा था। एक भगोड़े के रूप में सीमित संसाधनों, झूठे दस्तावेजों और कुछ वफादार साथियों के साथ एसएस के पूर्व कमांडर ने अपनी भागम भाग शुरू की, जहां वह कम नियंत्रित क्षेत्रों या तटस्थ देशों तक पहुंचने के लिए संभावित मार्गों की तलाश कर रहा था। रैक्सफ्यूहर की भागम भाग, एक फंसे हुए आदमी की निराशा। डोनित्ज सरकार को छोड़ने के बाद हिमलर ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी पहचान को छुपाने के लिए एक नया रूप अपनाएंगे ताकि वह गठबंधन सेनाओं द्वारा पहचान में न आए। उन्होंने खुद को एक साधारण सार्जेंट हेनरीच हिट्जिंगर के रूप में ढका, जो जर्मन सेना के गुप्त पुलिस का सदस्य था। उनके साथ एक छोटा समूह था जिसमें विश्वास पात्र पुरुषों का एक दल था। सभी ने ढकेलते हुए और झूठी पहचान के तहत यात्रा की। इस छोटे समूह के साथ हिमलर ने अपनी भागम भाग शुरू की, दक्षिणी जर्मनी की ओर बढ़ते हुए, जहां वह कम निगरानी वाले क्षेत्रों में शरण प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। उनका लक्ष्य एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचना था। शायद वे जर्मनी के उन क्षेत्रों में शरण प्राप्त करना चाहते थे जो अभी भी जर्मनों के नियंत्रण में थे, जैसे कि बवेरिया, या शायद स्विट्जरलैंड या स्पेन की ओर सीमा पार करना चाहते थे।
हिमलर के भागने के दौरान बिताए गए दिन अनिश्चितता के एक संकटपूर्ण काल थे, क्योंकि गठबंधन सेनाओं की गश्त जर्मनी भर में फैली हुई थी। युद्ध से तबाह हुए देश में रास्ते वीरान थे, जहां शरणार्थियों, मुक्त किए गए सैनिकों और मलबे से भरे रास्तों के बीच यात्रा की जा रही थी। जर्मन सैन्य वाहन अब अत्यंत कम थे और उनमें से अधिकांश ईंधन की कमी और संसाधनों की कमी के कारण खराब हो चुके थे या बेकार हो चुके थे। हिमलर और उसका छोटा समूह पैदल यात्रा करते हुए, नष्ट हुए खेतों से सावधानीपूर्वक गुजरते हुए, प्रमुख रास्तों से बचते हुए यात्रा कर रहे थे, जहां गठबंधन सैनिक खोजी अभियान चला रहे थे। 10 मई 1945 को हिमलर ने दक्षिण की ओर अपने कदम बढ़ाए। 15 पुरुषों का समूह, जो निश्चित रूप से हथियारबंद थे, 4 बड़े वांडेरेर व्हील कारों का उपयोग कर रहे थे, जो हिमलर ने पहले की बार फ्रंटलाइन यात्रा में पसंद की थीं। अगले दिन समूह ने ईडा नदी के पास फ्राइडस्टैट से कुछ किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित डेल्वर नामक छोटे से स्थान में पहुंचने का प्रयास किया। अगले दिन काफिला मना पहुंचा। शरणार्थियों, जर्मन सैनिकों और नष्ट हुए वाहनों के कारण सड़कों पर असमंजस ने उन्हें हवाई मार्ग से 60 मील की यात्रा करने में 2 दिन का समय लिया। हिमलर का समूह एल्बा नदी के मुहाने के उत्तरी किनारे पर फंस गया था, जहां कोई तरीका नहीं था कि वे अपनी कारों को हिला सकें। चारों बड़े वाहन छोड़ दिए गए और समूह नदी के किनारे बबुइल तक पैदल चलने लगा। ढूंढने और बातचीत करने के बाद हिमलर के समूह ने एक मछुआरे को 500 रैक्समार्क का भुगतान किया, ताकि वह उन्हें नदी पार कराकर ओआ नदी के मुहाने स्थित न्यूहाउस शहर तक पहुंचा सके। उसके बाद हिमलर का समूह पैदल यात्रा करने लगा। अगले 5 दिनों तक हिमलर का समूह ग्रामीण रास्तों से चलता रहा। फार्म हाउस, गोदामों में या यहां तक कि रास्ते के किनारे सोते हुए वे धीरे धीरे गंदे और अस्तव्यस्त होते गए, दर्द से भरे और थके हुए थे। 18 मई को समूह ने ब्रीमवोर्डे, ऑस्टे नदी के पास स्थित एक छोटे से शहर में पहुंचने का प्रयास किया। योजना यह थी कि वे खुले खेतों के रास्ते चलकर उन शहरों और गांवों से बचें जो हम्बर्ग और ब्रीमन के बीच थे, क्योंकि दोनों पूर्ण रूप से ब्रिटिश कब्जे में थे। 18 मई को समूह ने ब्रीमवोर्डे में वॉलस्ट्राजा के एक कॉटेज में शरण ली। 2 दिन तक समूह के सदस्य स्थानीय महापौर से विशेष स्थानांतरण अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, जो एक नई ब्रिटिश प्रशासनिक सरकार के तहत नियुक्त किए गए थे। वे कागजात प्राप्त करना चाहते थे जो उन्हें किसी तरह से चेक पॉइंट को पार करने की अनुमति देते, जैसे कि जर्मन सैनिकों का एक समूह जो बीमार होने के कारण म्यूनिख लौट रहे थे। महापौर, जो शायद यह महसूस कर चुके थे कि यह समूह किसी प्रकार के नाजी भगोड़ों का प्रतिनिधित्व करता था और शायद वह अपने नए मालिकों से विरोध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने सभी प्रार्थनाओं को नकार दिया। हिमलर का समूह 18 से 21 मई तक कॉटेज में रहा और फिर उन्होंने चेक पॉइंट को पार करने और अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। हिमलर और उनके 2 सहयोगी ग्रोमान और माचर पीछे रहेंगे, जबकि बाकी का समूह पुल को पार करने का प्रयास करेगा। दोपहर 3 बजे कियरमायर और हिमलर के व्यक्तिगत डॉक्टर डॉगेबहर्ट पुल पर गए, जो स्पष्ट रूप से यह नहीं जान रहे थे कि नदी के नीचे एक बिना निगरानी वाले स्थल पर एक गहरा स्थान था, जहां सभी आसानी से पार कर सकते थे। उद्देश्य था पुल पार करना और अगर कोई समस्या नहीं होती तो वापस लौटकर बाकी को ढूंढना। 4 बजे दोनों जर्मन पुल पर ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस के 103वें रिजर्व सेफ्टी डिटैचमेंट के सार्जेंट आर्थर ब्रिटन द्वारा गिरफ्तार किए गए। उसने दोनों के डेमोबिलाइजेशन पासों की जांच की और तुरंत समझ गया कि क्योंकि वे फील्ड सीक्रेट पुलिस थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन यह जानकारी खुद तक रखते हुए ब्रिटन ने डॉग गेबहर्ट से जल्दी ही पता चला कि वह सिर्फ एक बड़े समूह के अग्रिम दल का हिस्सा था, जिसमें और भी सीक्रेट पुलिस के सैनिक थे जो बीमार थे। ब्रिटन ने जल्दी से 2 आर्मी ट्रकों और एक एस्कॉर्ट का इंतजाम किया ताकि वह गेबहर्ट और बाकी साथियों को लाकर गिरफ्तार कर सके। ट्रक सही सलामत गेबहर्ट और बाकी समूह को लाए, लेकिन हिमलर और उसके सहयोगियों को छोड़कर। पूरा समूह गिरफ्तार कर वेस्टर टिम्के के नजदीक स्थित एक सिविल इंटर्नमेंट कैंप में भेज दिया गया। लेकिन सार्जेंट ब्रिटन ने गेबहर्ट को अपने पास रखा और वह तीनों बच गए हुए पुरुषों को पकड़ने के लिए खेत की ओर गए। लेकिन वहां पहुंचने पर हिमलर और उसके साथी पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इस क्षेत्र में 3 फील्ड सीक्रेट पुलिस संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। हिमलर का छोटा समूह समझ रहा था कि कियरमायर और गेबहर्ट का समूह चेक पॉइंट को पार करने में सफल रहा था।
उन्होंने इंतजार किया और फिर 22 मई को खुद प्रयास किया। यह तिकड़ी ब्रीमन की सड़कों पर चल रही थी। ग्रोमान और माचर बिना किसी चिन्ह के एसएस अधिकारियों के लंबे कोट पहने हुए थे और बहुत छोटे हिमलर के दोनों ओर चल रहे थे, जिन्होंने जर्मन सेना की वर्दी के अवशेष पहने थे, एक नीला रेनकोट और आंख पर एक पैच। पुल के पास पहुंचने से पहले एक ब्रिटिश गश्ती ने उन्हें रुकवा लिया और उन्हें पूछताछ के लिए मिल में ले गया। सार्जेंट ब्रिटन ने उनका स्वागत किया और उनकी आगमन की सूचना फोन पर सार्जेंट जॉन हॉक को दी। अब हिमलर गठबंधन बलों के हाथों में था, लेकिन उस वक्त उसकी असली पहचान उनके लिए नहीं जानी जाती थी। वह सिर्फ एक और कम रैंक का जर्मन सैनिक था, जिसे युद्ध के दौरान उसकी यूनिट की भूमिका के कारण एक इंटर्नमेंट कैंप में प्रोसेस किया जाना था। हिमलर ने अपनी पहली रात ब्रिटिश बंदी गृह में बिताई। ग्रोमान और माचर मिल के फर्श पर सो रहे थे, गेहूं के बोरे को गद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर हिमलर की झूठी पहचान बनी रहती तो वह कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर मुक्त होने की उम्मीद कर सकता था, जिससे उसे अपना योजना जारी रखने का मौका मिलता, जैसा कि उसने डोनित्स के विदेश मंत्री श्वेरिन वॉन क्रोसिक से मई 1945 की शुरुआत में कहा था, जिसमें उसने कहा था कि गठबंधन उसे कभी नहीं पाएंगे, वह छुपा रहेगा और अनुकूल राजनीतिक घटनाक्रम का इंतजार करेगा। जब उनसे पूछताछ की गई तो हिमलर और उसके साथी ने दावा किया कि वे फील्ड सीक्रेट पुलिस के सर्जेंट हैं, लेकिन उनके कागजात पर धुंधले एसडी सील संदिग्ध थे। जब ब्रिटिश सैनिकों ने हिमलर का सामान जांचा तो उन्होंने एक बड़ी लुपा जब्त की, जिस पर नाजी ईगल के पंख उकेरे गए थे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। हिमलर की बाकी व्यक्तिगत वस्तुएं, जिनमें से कुछ में उनका मोनोग्राम HH या यहां तक कि उनका RFSS शीर्षक भी अंकित था, खेत में छिपाई गई थीं और बाद में इंटेलिजेंस कोर के सब ऑफिसर्स द्वारा खोजी गई। मौत और साजिश, हिमलर का रहस्यमय अंत। 21 मई 1945 को हाइनरिच हिमलर की गिरफ्तारी तीसरे रेह की सबसे भयावह शेष बची शख्सियत का अंत थी। वह व्यक्ति जिसने एकाग्रता और विनाश शिविरों के निर्माण और विस्तार की निगरानी की थी, अंतिम समाधान का वास्तुकार, अब ब्रिटिश हिरासत में था। हालांकि उसकी मृत्यु उसके अपराधों के लिए न्याय के सीधे परिणाम स्वरूप नहीं हुई और न ही किसी औपचारिक मुकदमे के जरिए। इसके बजाय उसका अंत रहस्य में घिरा रहा, ऐसी परिस्थितियों से जो आज भी बहस का विषय हैं। 23 मई की सुबह 7 बजे हिमलर और उसके साथी वेस्टरटिम के ले जाए गए। ब्रिटिश सेना के फील्ड सेफ्टी कैंप 6 के मुख्यालय 45वीं फील्ड सेफ्टी स्टेशन पर और लगभग 9 बजे पहुंचे। प्रक्रिया पूरी करने के बाद हिमलर और उसके सहयोगियों को 45 मील दक्षिण पूर्व में बार्नस्टेड ले जाया गया, जो ल्यूनेबर्ग गांव के पास एक विशेष पूछताछ शिविर था, और कई स्टॉप के बाद शाम लगभग 6:30 बजे वहां पहुंचे। हिमलर को वहां पहुंचते ही कुछ कैदियों द्वारा तुरंत पहचान लिया गया। भले ही उसने अपनी मूंछें मुंडवाली थीं और आंख पर काला पट्टी पहना था, विशेष रूप से पूर्व हैम्बर्ग गॉलाइटर कार्ल कॉफमैन द्वारा, जो उसे कई बार मिल चुका था। हिमलर अब जान चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। देर सबेर कोई कैदी ब्रिटिश अधिकारियों को उसकी असली पहचान बता देगा। फिर भी उसके पास अब भी कुछ तुरुप के पत्ते थे। आखिरकार वह सहयोगी सेना की हिरासत में आया सबसे उच्च रैंकिंग नाजी था और उसके पास गोपनीय जानकारी का एक बड़ा खजाना था, जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जिनमें कुछ जानकारी ब्रिटिशों के लिए शर्मनाक भी हो सकती थी। शायद हिमलर ने सोचा, अब भी कोई सौदा संभव हो सकता है। हिमलर ने कैंप के कमांडर कप्तान थॉमस सिल्वेस्टर से मिलने की मांग की और कुछ ब्रिटिश सब ऑफिसरों से चर्चा के बाद उसे शाम 7 बजे साक्षात्कार की अनुमति दी गई। हिमलर ने अपने 2 साथियों को सिल्वेस्टर के कार्यालय की ओर निर्देशित किया। ब्रिटिश अधिकारी ने हिमलर का वर्णन छोटा, बीमार और अस्त व्यस्त कपड़ों में किया। उसके साथी अलग दिखते थे, स्पष्ट रूप से सैन्य पृष्ठभूमि वाले, उनके ऊंचे और सीधे खड़े कद और कड़े बाल कटवाने से। सिल्वेस्टर ने आदेश दिया कि ग्रोमान और माचर को कार्यालय से बाहर किया जाए और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके बाद हिमलर ने चश्मा पहना। सिल्वेस्टर ने उसका नाम पूछा, जिस पर कैदी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं हाइनरिच हिमलर हूं। सिल्वेस्टर ने तुरंत ल्यूनेबर्ग स्थित ब्रिटिश द्वितीय सेना के मुख्यालय को फोन किया और खुफिया अधिकारी मेजर नॉर्मन राइस से बात की, जिन्होंने शुरू में उस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि थोड़ी भ्रमपूर्ण बातचीत के बाद मेजर राइस ने घोषणा की कि वह तुरंत बार्नस्टेड के लिए रवाना हो रहा है। सिल्वेस्टर ने जब तक मदद का इंतजार किया, हिमलर को कपड़े उतारने का आदेश दिया
और सब ऑफिसरों ने उसकी पोशाक की सावधानीपूर्वक जांच की। एक पीतल के कैप्सूल कंटेनर में कांच की एक शीशी पाई गई जो स्पष्ट रूप से साइनाइड की कैप्सूल थी। सिल्वेस्टर ने हिमलर से पूछा कि यह क्या है। उसने उत्तर दिया, यह मेरी दवा है, पेट दर्द को ठीक करती है। एक दूसरा पीतल का कंटेनर भी मिला जो खाली था। सिल्वेस्टर ने शरीर की पूरी जांच का आदेश दिया, लेकिन हिमलर के मुंह की जांच नहीं की, इस डर से कि उसमें साइनाइड की शीशी हो सकती है जिसे वह आत्महत्या के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मेजर राइस और उनकी खुफिया अधिकारियों की टीम लगभग शाम 7:30 पर बार्नस्टेड पहुंची। राइस अपने साथ हिमलर की एसएस अलगेमाइने वर्दी में एक तस्वीर लाए थे, साथ ही एक संक्षिप्त जीवनी भी जिसमें उनकी जन्म तिथि, नाजी और एसएस सदस्यता संख्या और हस्ताक्षर की एक प्रति शामिल थी। हालांकि राइस के पास हिमलर के वजन, ऊंचाई या अन्य व्यक्तिगत विवरण या उंगलियों के निशानों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसका कार्य सीधा था, हिमलर की पहचान को संदेह से परे सिद्ध करना। हिमलर ने जब उनसे नाजी पार्टी एनएसडीएपी की सदस्यता संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिया और एक ऐसा संख्या दी जो यथासंभव सही थी, हालांकि पूरी तरह से सही नहीं थी। उन्होंने अपनी जन्मतिथि सही तरीके से दी और हस्ताक्षर प्रदान करने के लिए हिमलर ने अजीब शर्त पर स्वीकार किया कि वह तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर उस नमूने से मेल खाता था जो राइस अपने साथ लाए थे और हिमलर को औपचारिक रूप से रैक्सफ्यूरर एसएस के रूप में पहचान लिया गया। राइस ने ल्यूनेबर्ग में फोन किया और अपने प्रमुख कर्नल माइकल मर्फी, जो ब्रिटिश द्वितीय सेना के खुफिया प्रमुख थे, से बात की। मर्फी उस समय थोड़ा अस्वस्थ थे क्योंकि उन्होंने हाल ही में विजय की कई पार्टियों का सामना किया था। वह 9:45 के आसपास कैंप पहुंचे। राइस और मर्फी ने चर्चा की। फिर मर्फी ने हिमलर से दूसरी बार कपड़े उतरवाने का आदेश दिया, जिससे उसने मना किया। मर्फी ने उसे जबरन निर्वस्त्र करने की धमकी दी और हिमलर ने अनिच्छा से आदेश माना। इसके बाद हिमलर ने ब्रिटिश सेना का युद्धक वर्दी पहनने से मना कर दिया और केवल जर्मन सेना की एक ग्रे शर्ट, अंडरवियर और मोजे पहने, क्योंकि उसका असली वर्दी ब्रिटिश अधिकारियों ने रख लिया था। उसे एक कंबल दिया गया, न कि एक कोट। मर्फी ने निर्णय लिया कि एक डॉक्टर को शरीर की पूरी जांच करने के लिए भेजा जाए, लेकिन यह जांच कैंप में नहीं बल्कि ल्यूनेबर्ग में एक जब्त की गई इमारत में की जाएगी, जिसे विशेष उद्देश्य के लिए घर कहा जाता था, जो उल्जन एस्ट्रासर की 31A नंबर वाली सड़क पर स्थित थी। डॉक्टर को वहां मिलने के लिए भेजा गया। रात 10:40 पर हिमलर एक कार में चढ़ा जिसमें मर्फी का दूसरा कमांडर और एक गार्ड उसके साथ पीछे की सीट पर बैठे थे। मर्फी आगे की सीट पर थे। हिमलर ने रास्ते में जब मर्फी गुम हो गए तो उन्हें रास्ते की दिशा देने का प्रस्ताव भी किया। जब वे 31A उल्जन एस्ट्रासर पहुंचे, मर्फी और हिमलर का स्वागत रॉयल आर्मी मेडिकल कोर के कप्तान वेल्स ने किया, जो 55 साल के एक सामान्य चिकित्सक थे। साथ ही कंपनी के सार्जेंट मेजर एडविन ऑन्स्टिन भी उपस्थित थे। मर्फी ने वेल्स से हिमलर का जांच करने को कहा ताकि जहर का पता चल सके, जिस पर डॉक्टर ने चिढ़ते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूं, जासूस नहीं। रिपोर्ट के अनुसार कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था और काफी ठंडा था। खिड़कियां खुली हुई थीं। हिमलर, जैसा कि रिपोर्ट में है, तीसरी बार निर्वस्त्र हुआ। मर्फी कमरे से बाहर गए, संभवतः बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि वे अभी भी शराब के नशे में थे। कमरे में वेल्स और कंपनी के सार्जेंट मेजर ऑन्स्टिन के अलावा कोई नहीं था। जहर खोजने के लिए वेल्स ने सबसे पहले हिमलर के मुंह की जांच करने का निर्णय लिया, न कि उसकी आंतरिक शारीरिक जांच करने का। वेल्स ने हिमलर की अच्छी तरह से जांच की और उसे शांत करते हुए फिर उससे मुंह खोलने के लिए कहा। हिमलर ने ऐसा किया। इसके बाद वेल्स ने दावा किया कि उसने हिमलर के बाएं गाल और दांतों के बीच एक छोटे से वस्तु की नोक को देखा। इस बिंदु पर हिमलर ने उस वस्तु को जोर से काट लिया और वेल्स की उंगलियों के साथ एक कांच की साइनाइड की शीशी को कुचल दिया। हिमलर का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और चमकदार लाल हो गया। उसकी नसें बाहर आ गईं, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वेल्स चिल्लाए, हे भगवान, वह इसकी जहर को अपनी मुंह में दबा रहा था, मुझे यह किया है। कई अन्य लोग कमरे में दौड़े, जबकि वेल्स हिमलर के मुंह को गीले कपड़े से साफ करने और उसे श्वसन कला देने की कोशिश कर रहे थे। एक बिंदु पर हिमलर को उसके पैरों के अंगूठे से उठाया गया ताकि जहर बाहर निकल सके। हिमलर ने 30 सेकंड तक भारी सांस ली और उसका दिल 1 मिनट और धड़कता रहा। फिर उसकी मौत हो गई। हिमलर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी एडी पर कुछ घाव थे।
हिमलर की नाक हल्की सी दाईं ओर मुड़ी हुई थी और शव में चेहरे की कुछ असम्मिति देखी गई, जो जीवित हिमलर की तस्वीरों में नहीं दिखाई देती थी। हिमलर की मौत से संबंधित दस्तावेज, जिसमें उसकी गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शामिल है, वर्गीकृत स्थिति में है। ये फाइलें 2045 तक जारी नहीं की जाएंगी, जो उसकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों में रुचि को बढ़ावा देती हैं। शापित सोना, हिमलर के भागने की काली योजनाएं। हाइनरिच हिमलर का भाग्य उनकी विफल भागम भाग और बाद में गिरफ्तारी के बाद तीसरे रेह के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली त्रासदियों में से एक है। हालांकि जो चीज और भी रहस्यमयी बनाती है वह है हिमलर के अंतिम दिनों में उनकी गिरफ्तारी से पहले की गई कार्रवाइयां, साथ ही वह कारण जो उन्हें इतनी जोखिमपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अपने पूरे जीवन में हिमलर एक माहिर साजिशकर्ता और हेर फेर करने वाले व्यक्ति रहे थे और अपने अंतिम दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी पुरानी रणनीतियों को फिर से अपनाने के लिए तैयार थे ताकि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमलर ने न केवल राजनीतिक और सैन्य शक्ति एकत्र की थी, बल्कि उन्होंने वित्तीय संसाधनों का भी एक जाल तैयार किया था जो अधिकांशतः गुप्त थे। एसएस के नेता और रैक्स पुलिस प्रमुख के रूप में हिमलर एक विशाल दमन और आर्थिक शोषण मशीनरी का संचालन कर रहे थे। नाजी प्रशासन में अपनी भूमिका के अलावा हिमलर ने कई गुप्त भंडार भी तैयार किए थे, जिनमें बड़ी मात्रा में सोना और विदेशी मुद्रा शामिल थीं। युद्ध के अंतिम महीनों में हिमलर जानता था कि हार अपरिहार्य है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इन संसाधनों तक उसकी पहुंच उसे एक सुरक्षित रास्ता खोजने में मदद कर सकती है, जो न सिर्फ उसे बल्कि उसके अनुयायियों को भी बचा सके। हिमलर के अंतिम दिनों का एक रहस्यमय पहलू उनका सोने से जुड़ा संबंध है। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक दस्तावेज पाया गया, जिसमें यह उल्लेख था कि हिमलर ने आदेश दिया था कि 900 किलोग्राम का सोना और विदेशी मुद्रा प्लावेन शहर के एक डाकघर की तिजोरी में जमा कर दिया जाए, जो असल में एक गुप्त तिजोरी थी। प्लावेन शहर, जिसे भारी बमबारी का सामना करना पड़ा था, 16 अप्रैल 1945 को अमेरिकी बलों द्वारा काबिज किया गया था। एक ऐसा तथ्य जिसे हिमलर ने पूरी तरह से जाना था और जिसकी सूचना उसे तब दी गई थी जब वह अभी भी रैक्सफ्यूरर एसएस था। हिमलर को यह भी पता था कि प्लावेन युद्ध के बाद सोवियत कब्जे वाले क्षेत्र में शामिल होने वाला था, क्योंकि एक नक्शा जिसमें जर्मनी के पोस्ट युद्ध विभाजन को दिखाया गया था, पिछले सर्दी में आर्दन आक्रमण के दौरान जर्मन सेना द्वारा पकड़ा गया था, जिससे जर्मन उच्च कमान में हलचल मच गई थी। अमेरिकी सैनिकों ने इस भंडार को तब तक नहीं पाया था जब तक कि उन्होंने शहर पर कब्जा नहीं किया 26 अप्रैल 1945 को, और हिमलर को पूरी तरह से यकीन था कि जब वह मई 1945 के दूसरे सप्ताह में हार्ज पर्वतों की ओर बढ़ रहा था, तब तक यह गुप्त भंडार नहीं मिला होगा। हिमलर ने अप्रैल 1944 में अपने व्यक्तिगत आदेशों पर और अपने नाम से एक गुप्त बैंक खाता खोला था, जो यह दिखाता है कि वह जर्मनी से किसी प्रकार के पलायन की तैयारी कर रहा था। यह भी हो सकता है कि यह हिमलर द्वारा स्थापित किए गए कई गुप्त ठिकानों में से एक हो, जिनके बारे में हम अभी तक जानकारी नहीं रख पाते, जो कहीं न कहीं अभिलेखागार में छुपा हुआ हो। उनके व्यक्तिगत सहायक एसएस ऑनबेरस्ट्रुम्बानफुहरर वर्नर ग्रोथमैन ने बताया था कि हिमलर योजना बना रहा था कि उसका छोटा समूह, कुल 15 आदमी, पहले हार्ज पर्वतों की ओर जाएगा और वहां कुछ सप्ताह या महीने तक छिपेगा, जब तक कि प्रारंभिक कब्जे की हलचल शांत न हो जाए। उसी समय शायद उसका एक वफादार साथी सिविल के रूप में प्लावेन शहर जाएगा, वहां स्थानीय नाजी संगठनों से संपर्क करेगा, विशेषकर उन अधिकारियों से जो सोने की देखभाल कर रहे थे, और फिर इस सोने में से कुछ या पूरा सोना प्राप्त करेगा, इसे हार्ज पर्वतों में ले जाएगा और फिर उचित रूप से भेष बदलकर और सही पहचान दस्तावेज के साथ हिमलर का समूह आल्प्स की ओर बढ़ेगा और इटली या स्विट्जरलैंड में सीमा पार करेगा। एक विशेष अमेरिकी सेना इकाई, जिसे टास्क फोर्स फिशर कहा जाता था और जिसमें 75 पुरुष शामिल थे, जो अमेरिकी गार्ड कोस्ट गार्ड के लेफ्टिनेंट कमांडर जोएल फिशर द्वारा कमांड की जा रही थी, ने जर्मनी के माध्यम से अमेरिकी सैनिकों का पीछा करते हुए नाजी सोना और मुद्रा एकत्र की। प्लावेन में रैक्स बैंक के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि डाकघर की तिजोरी में सोने के बैग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास चाबी नहीं थी। चाबी उस अधिकारी के पास थी जिसे एक बमबारी में मार दिया गया था, और उसका शव और चाबी मलबे के नीचे दबी हुई थी। टास्क फोर्स फिशर को एक कॉम्बैट इंजीनियर कंपनी से मदद मिली,
जिसने विस्फोटकों का उपयोग करके गुप्त तिजोरी खोल दी। फिशर और उनके पुरुषों ने 1945 की कीमतों पर निम्नलिखित पाया: 2,50,000 अमेरिकी डॉलर सोने के सिक्कों में, 1 मिलियन स्विस फ्रैंक भी सोने के सिक्कों में, 98,500 डच फ्लोरिन सोने के सिक्कों में और 1,51,560 नॉर्वेजियन क्रोनर सोने के सिक्कों में। इसके अलावा कुछ युगोस्लावियन दिनार और हंगेरियन मुद्रा भी थी। कुल मिलाकर सोने के सिक्कों का वजन 900 किलोग्राम था, जो 35 बोरों में भरा हुआ था। अगर हम वर्नर ग्रोथमैन पर विश्वास करें, और ऐसा करने का हमें कोई कारण नहीं है, तो जो उन्होंने कहा वह समझ में आता है। हिम्मलर की योजना स्पष्ट रूप से जर्मनी छोड़ने और अल्प्स पर्वतों को पार करके इटली या स्विट्जरलैंड जाने की थी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतिहास की किताबों में कई नाजी युद्ध अपराधी इटली की ओर गए थे, जहां भागने की रास्तें थीं जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से होते हुए जेनोआ बंदरगाह तक जाती थीं। वहां से रेड क्रॉस से पासपोर्ट प्राप्त कर और शायद अर्जेंटीना में प्रवेश के वीजा के साथ एक जहाज पर चढ़कर दक्षिण अमेरिका की ओर रवाना होना बहुत आसान था, जबकि कुछ अन्य मध्य पूर्व, विशेष रूप से सीरिया की ओर भी जा रहे थे। क्या यह हिम्मलर की अंतिम योजना थी? हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हिम्मलर निश्चित रूप से ब्रिटिशों द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और उनकी हिरासत में बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। 1945 में जब हिम्मलर काउंट बर्नाडोट के माध्यम से सहयोगियों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, एसएस के नेता के पास एसएस शुट्जेनफुहरर हेनरिक स्प्रिंगर के घर में 2 तिजोरियां रखी हुई थीं, जो पूर्वी मोर्चे पर हिम्मलर की अंतिम सैन्य कमान विंस्टुल आर्मी ग्रुप के मुख्य स्टाफ अधिकारी थे। स्प्रिंगर की पत्नी के अनुसार एक तिजोरी में सोना, गहने और व्यक्तिगत वस्तुएं थीं, जिनमें एक कीमती मोती की माला और कुछ सोने के घड़ियां शामिल थीं। दूसरी तिजोरी में विभिन्न विदेशी मुद्राओं में बैंक नोटों की एक बड़ी मात्रा थी। ये तिजोरियां 12 से 13 मई 1945 की रात को हिम्मलर के स्टाफ के एक सदस्य द्वारा स्प्रिंगर की पत्नी से ले ली गई थीं और फिर कभी नहीं देखी गईं। इस तारीख तक हिम्मलर पहले ही रास्ते पर थे और उस क्षेत्र को छोड़ चुके थे। क्या तिजोरियां लेने वाले अधिकारी को ये आदेश थे कि उन्हें हार्ज पहाड़ियों में हिम्मलर द्वारा बताए गए इस छिपे हुए ठिकाने में ले जाया जाए? ये एक संभावना है, या शायद अधिकारी ने बस खुद को मदद दी, यह जानते हुए कि हिम्मलर पहले ही क्षेत्र छोड़ चुके थे। हिम्मलर और उनके समूह के पास कारों में सोने या नकद के बंडल नहीं थे। पैसे का एकमात्र उल्लेख तब हुआ जब हिम्मलर के समूह ने अपनी कारों को छोड़कर एक मछुआरे को 500 मार्क्स देने के बाद उसे एक नदी के पार ले जाने के लिए राजी किया। ब्रिटिशों ने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने हिम्मलर और उनके 14 साथियों को सोने, हीरे या नकदी से भरे जेबों के साथ पकड़ा, और हिम्मलर के सहायकों ने कभी यह नहीं कहा कि ब्रिटिशों ने युद्ध के बाद की साक्षात्कारों में उनसे मूल्यवान वस्तुएं लूटी। इसलिए यह संभावना प्रतीत होती है कि हिम्मलर अपनी यात्रा की योजना में बाद में अपनी छिपी हुई संपत्ति को मिलाने जा रहे थे। प्लावेन में छिपे गए संसाधनों के अलावा हिम्मलर के पास एक और महत्वपूर्ण संपत्ति का स्रोत था। बर्चट्सगार्डेन क्षेत्र में एक घर जो दक्षिणी जर्मनी में स्थित था। यह संपत्ति, जिसे उन्होंने 1943 में अपनी प्रेमिका हेडविग पॉटथास्ट के लिए खरीदी थी, श्नोकेल आम जी के नाम से जानी जाती थी। वहां हिम्मलर ने अपनी कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं, जिसमें वर्दी, तस्वीरें और अन्य सामान शामिल थे, स्टोर किए थे, जिन्हें अमेरिकी सैनिकों ने मई 1945 की शुरुआत में जब उस क्षेत्र को कब्जा किया तब बरामद किया। हालांकि यह अज्ञात है कि क्या संपत्ति में कोई महत्वपूर्ण खजाना छिपा हुआ था। हार्ज पर्वतों में कुछ हफ्तों या महीनों तक छिपने की योजना पूरी तरह से समझ में आती है, और वास्तव में यह कुछ और से मेल खाती है जो हम हिम्मलर के बारे में जानते हैं। सोने का एक बहुत बड़ा भंडार। हार्ज पर्वत सैक्सनी और थ्यूरिंजिया में स्थित हैं, जो 859 वर्ग मील के जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से भरा क्षेत्र है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी लगभग 3000 फीट ऊंची है। ये रणनीति हिम्मलर की उस तरह की बुद्धिमान योजना की सभी विशेषताएं दिखाती है जिसके लिए वह प्रसिद्ध थे। वह जानते थे कि हिटलर द्वारा निष्कासन के बावजूद एसएस के सदस्य और अन्य वफादार अनुयायी उसे जर्मनी के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में शरण और संसाधन प्रदान कर सकते थे। इसके अलावा हार्ज पर्वत दक्षिण की ओर जाने वाले मार्गों तक पहुंच प्रदान करते थे, जो अंततः उसे सहयोगी नियंत्रण से बाहर ले जाते।
हिम्मलर के अंतिम दिन उनके चरित्र के तीव्र विरोधाभास को दर्शाते हैं। एक आदमी जो हिटलर के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, सिर्फ एक भगोड़ा बनकर देशी इलाकों में छिपता हुआ और उसी निर्दयी और गणनात्मक तरीकों का सहारा लेने की उम्मीद करता था जिन्होंने उसकी सत्ता तक पहुंचने की यात्रा को परिभाषित किया था। जैसे कई नाजी युद्ध अपराधी जिन्होंने न्याय से बचने के लिए भागने की कोशिश की, हिम्मलर ने यह विश्वास किया था कि उसकी छिपी संपत्ति और वफादार संपर्क उसे अंत में बचा लेंगे। हालांकि घटनाओं ने अंततः हिम्मलर की योजनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित किया। अपनी सूक्ष्म तैयारी और गणनात्मक दृष्टिकोण के बावजूद वह उन शक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया जिन्हें उसने कम आंक लिया था, और उसका जीवन एक अपमानजनक और रहस्यमय अंत पर पहुंच गया जो कभी खुद के लिए कल्पना की गई महिमा से बहुत दूर था। 1000 साल का साम्राज्य केवल एक दशक से कुछ अधिक समय तक चला था, और हिम्मलर, वह व्यक्ति जिसने अपनी पूरी करियर की नींव क्रूरता और नियंत्रण पर रखी थी, ने पाया कि अंत में वह अपनी खुद की नियति को नियंत्रित नहीं कर सका